कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखना है आज। तो 2D में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या 2D का जो होता है हमारे पास जनरल कोनिक जो होती है उसकी इक्वेशन कितनी होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की 2D में। ये कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, सारी चीज़ें इसकी पढ़ ली है। अब नेचर ऑफ कोनिक पढ़ा था। नेचर ऑफ कोनिक में एक हम लोगों ने देखा था A B C F F H G करके ये एक डिटर्मिनेंट बनती है, जिस डिटर्मिनेंट में 6 वेरिएबल जो हमारे पास इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से होते हैं इनको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको जो है कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो गई थी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन होती थी। दूसरे केस में अगर ये 0 नहीं होता था तो एच स्क्वायर और ए बी निकालते थे, उससे 4 केस बनता था। एक हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल बनता था। इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया है नेचर ऑफ कोनिक टॉपिक करके। आज हम बताएंगे, सेंटर भी बता दिया है, नेचर ऑफ कोनिक एंड सेंटर ऑफ कोनिक दोनों निकाल लिया है। सेंटर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ देखते हैं तो सेंटर फॉर सेंटर ऑफ कोनिक, कोनिक का सेंटर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास जो है कंडीशंस क्या होती थी? कंडीशंस होती थी जो अगर सेंटर कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लें तो x1 इंटू ए, तो a x1 प्लस h y1 प्लस g इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 होती थी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाती थी h x1 प्लस b y1 प्लस f इक्वल टू 0। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई? पहली रो में यहाँ x1 यहाँ y1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसमें x1 इसमें y1 से इसको ऐड करके लिख दिया, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस हम लोग सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियस अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? साइमल्टेनियस जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सपोज करते हैं कि x को कैंसिल करना है तो इसमें h से और इसमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमने कितना कर दिया h से और इसमें कर दिया a से, फिर माइनस कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा ah x1 प्लस h स्क्वायर y1 प्लस gh इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ah x1 प्लस ab y1 प्लस fa इक्वल टू 0। माइनस कर दो, माइनस करने पे हमारे पास सबके साइन बदल जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x1 वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अगला क्या बचेगा? अगले में देखो हमारे पास यहाँ से अगर y कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, पोस्ट कॉमन निकाल लिया y1, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ देखो ट्रांसफर अभी नहीं करते हैं, इसको यहीं प्लस बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा gh माइनस fa इक्वल टू 0। हमें y1 निकालना है तो y1 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? y1 इक्वल टू माइनस टाइम हो जाएगा तो इसको जो है fg माइनस gh माइनस AF अपान माइनस टाइम आएगा जिसको हम लोगों ने AB माइनस h स्क्वायर कर दिया। AB माइनस h स्क्वायर बना दिया इसको।
जी एच माइनस ए एफ अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर आ गया। इसी तरह से पहली इक्वेशन में अब की बार हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें। अब हमारे पास जो है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, y कैंसिल करना है तो इसको b से कर दें। तो जब इसको b से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी एक्स वन प्लस एच बी वाई वन प्लस जी बी इक्वल टू 0। और इसमें कितने से कर दें, इसमें जो है h से कर दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर एक्स वन प्लस एच बी वाई वन प्लस एच एफ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। फिर माइनस कर देते हैं हम लोग, माइनस करने पे फिर साइन बदलना पड़ेगा, फिर साइन बदल देते हैं। साइन बदलने पे देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, देखो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तभी कैंसिल आउट हुआ है। यहाँ से पोस्ट कॉमन निकाल लें x1 तो हमारे पास हो जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे x1 हो गया प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा जी बी माइनस एच एफ इक्वल टू 0। तो अगली लाइन में x1 की जो वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास x1 इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, उल्टा लिख दो एच एफ माइनस जी एच इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है h से और इसमें किया है a से। किसको हमें कैंसिल करना था, y कैंसिल करना था। तो y कैंसिल करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई किया है, इसमें b से किया है तो b b b और इसमें किया है h से तो यहाँ h यहाँ h यहाँ एच एफ। तो हमारे पास जो है तो b क्या बचेगा, कितना यहाँ से जी बी माइनस एच एफ। तो जी बी माइनस एच एफ तो एच एफ माइनस जी बी अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है निकल आते हैं, जो पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक, तो इसे याद करना होता है या इसी को हम लोग को फैक्टर बना के भी देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट जो होता है x1 की वैल्यू होती है g अपान c और y1 की वैल्यू होती है f अपान c। जहाँ g को फैक्टर है g का और c है को फैक्टर c का। तो अगर हम मान लिया g का को फैक्टर निकालेंगे तो g सपोज करते हैं यहाँ पे है तो ये लाइन गई एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी अपान सी। सी का हो जाएगा, अगर मान लिया सी को इधर हटाओगे इधर हटाओगे ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है को फैक्टर से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक जी अपान सी एफ अपान सी, जी अपान सी एफ अपान सी, जी एफ सी। फिर इससे हम लोग सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं।
अगर यही दिया गया हमारे पास कोनिक जो होगा, इसको हमें इस तरह से रिड्यूस करना है कि इसके सेंटर को हमें 0 0 से पास करना है। तो इक्वेशन ऑफ अ कोनिक रिफर्ड सेंटर एट ओरिजिन, तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर्ड सेंटर एज ओरिजिन। अगर सेंटर हमारा ओरिजिन से पास होने लगे तो कोनिक की जो रिफर्ड इक्वेशन बनेगी, रिड्यूस इक्वेशन बनेगी, वो बताना होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लेना है। तो किसी दिए गए इक्वेशन में जो होता है, तो अगर हमारे पास सेंटर एज ओरिजिन मान लेंगे, तो नया जो कोनिक आएगा वो आएगा ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c डैश इक्वल टू 0। अब c डैश की वैल्यू अगर हमारे पास मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। c डैश के लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है। c डैश की जो वैल्यू होती है वह c डैश इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस c होगी। g और f जो है हमारे पास दिए गए कर्व से निकाल लेंगे, x1 y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास g ऐसे रहा। अब x1 की क्या वैल्यू होगी, देखो x1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी g, कैपिटल G का फैक्टर देखो, कैपिटल G हमारे पास 2 जहाँ होगा, यहाँ से देखते हैं ये लाइन गई, ये लाइन गई, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो hf माइनस bg अपान c का जो है c हमारे पास एक जगह है, इसको छिपाया तो हमारे पास हो जाएगा ab माइनस h स्क्वायर प्लस f। अब जो है कैपिटल F का जो फैक्टर ढूंढेंगे, तो कैपिटल F हमारे पास कहाँ है, कैपिटल F मतलब F का फैक्टर चाहे इसका अगर मान इसका निकालना, लाइन इसका निकालेंगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो ये गई और ये गई, तो AF माइनस GH, AF माइनस AF माइनस GH अपान AB माइनस H स्क्वायर प्लस C। कुछ प्लस माइनस पे कहीं मिस्टेक हमें लग रहा हो रहा, तो HF माइनस BG अपान AB माइनस H स्क्वायर। F के फैक्टर के लिए हमारे पास जब F का निकालेंगे तो ये लाइन गई और ये गई, तो हमारे पास हो जाएगा AF माइनस GH प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये जो है GH माइनस AF होता है, यहाँ पे माइनस आएगा सेंटर कोऑर्डिनेट में। इसको सॉल्व करो, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा कितना देखते हैं, AB माइनस H स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा FGH माइनस BG स्क्वायर प्लस FGH माइनस AF स्क्वायर प्लस ABC, इस ABC से माइनस CH स्क्वायर होल अपान AB माइनस H स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर हमें कुछ जो है याद दिला रहा होगा। ऊपर वाले आइडेंटिटीज को अगर हम लोग किसी चीज़ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैच करेगी।
तो आइडेंटिटी हमारे पास ऊपर वाली क्या बन रही, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा की वैल्यू में पहले ए बी सी था, तो ए बी सी यहाँ हमने लिख लिया, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होल अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। ऊपर वाली टोटल वैल्यू कितनी हो गई, डिटर्मिनेंट के बराबर हो गई, इसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये जो है सी डैश की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, सी डैश की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर्ड सेंटर एट ओरिजिन से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हमें याद रखना है, लगाना नहीं होता है क्योंकि डेल्टा निकालना लंबा होता है। अगर डेल्टा पहले हमने निकाल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूट करना तुरंत आसान हो जाएगा। लेकिन डेल्टा नहीं निकालना है तो डेल्टा निकालने से पहले हमारे पास ये निकालना आसान रहेगा, सी डैश की वैल्यू यहाँ से ये निकालना आसान रहेगा। एज मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम लोग जो है डेल्टा या एफ जी और सी से सी डैश निकालेंगे, वो अपने आप जो है उसमें दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर्ड सेंटर एट ओरिजिन, ये आ गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं अब अब वो कोनिक जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि अभी हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर्ड सेंटर एट ओरिजिन था। इसमें अगर हम लोग सी डैश को राइट में ट्रांसफर कर दें तो राइट में ट्रांसफर करें, सी डैश से डिवाइड कर दें तो ए अपान सी डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपान सी डैश एक्स वाई प्लस बी अपान सी डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को कोई नया वेरिएबल मान लें। तो 3 नए वेरिएबल जो हमारे पास आते हैं उन वेरिएबल को हम लोग जो है अपने क्वेश्चन में आगे इस रिप्रेजेंटेशन से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो कोनिक है जिसका सेंटर कहाँ होगा, 0 0 होगा। पहले दिए गए जनरल कोनिक से हम लोग जो है
रिड्यूस करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, सेंट्रलाइज करके रिफर्ड ओरिजिन कर देंगे सेंटर। फिर जो कोनिक आएगा उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल एच निकाल देंगे। अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एच जब निकल आएगा तो हमारे पास आगे जो है इससे कुछ नई नई चीजें निकल के आएंगी। नई चीजें जैसे हमारे पास होता है, किसी भी कोनिक को अगर हमें ट्रेस करना होगा तो हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक होनी चाहिए कोनिक का सेंटर, जो पहले हम लोगों ने ढूंढ लिया। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कितनी एक्सिस है वो देखना पड़ेगा, है नहीं है। फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस, जो भी उसका नाम होता है अलग अलग केस में वो देखेंगे। फिर जो है उनकी लेंथ निकालेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। इन सबको चेक करने के लिए हमें जो है आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो बारी बारी एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग के पास क्या देखना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस या लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस, तो लेंथ ऑफ एक्सिस में हम लोग जो है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज सेंटर लाई एट ओरिजिन, उसी से क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास ये वाला है, तो जो है इसमें हमारे पास आता है r की पावर 4 ब्रैकेट में AB माइनस h स्क्वायर प्लस a प्लस b r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो है एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें लेंथ ऑफ एक्सिस हमें क्या होगा मिलेगी। लेंथ ऑफ एक्सिस के लिए हमारे पास जो है r की पावर 4 AB माइनस h स्क्वायर a प्लस बी r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 से निकालेंगे। अब ये r स्क्वायर में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके दो रूट निकलेंगे, r स्क्वायर के दो रूट निकलेंगे। तो इसके जो है पहला रूट हमारे पास जो आएगा रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन जो आएगी, उस इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में मान लें, r स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर को हमने मान लिया है t, तो हमारे पास t1 एंड t2 दो रूट्स आएंगे। t1 और t2 जब r स्क्वायर को हम लोग t मान लेंगे। अब इसके दो केस होंगे, अगर t1 t2 पॉजिटिव हुआ तो बड़े वाले को हम लोग जो है मेजर एक्सिस के लिए और छोटे वाले को माइनर एक्सिस के लिए और एलिप्सिस को मान लेंगे। तो इफ t1 एंड t2 एज r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, क्या हो दोनों पॉजिटिव हो, तो हम लोग दिए गए कर्व को या कोनिक को क्या मानेंगे,
तो ये हमारे पास एलिप्स होगा और यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ आएगी वो आएगी R1 और सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ आएगी वो आएगी R2। कंडीशन है R1 ग्रेटर देन R2 होना चाहिए। अगर हमारे पास R1 R2 दोनों पॉजिटिव हो, R1 की वैल्यू बड़ी हो, तो जो है सेमी मेजर एक्सिस जो आएगा वो आएगा R1 और सेमी माइनर एक्सिस जो आएगा वो आएगा R2। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है इस केस में A और B ही मान लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से करेंगे तो हमारे पास इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, अब जो है दूसरा केस, क्या हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा? एक बड़ा एक छोटा आएगा, कभी दोनों बराबर भी आ सकते हैं या दोनों में से कोई निगेटिव आ सकता है, निगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर मान लिया हमारे पास R1 R2 में कोई निगेटिव आ जाए तो दूसरा केस हमारे पास होगा T1 और T2 इनमें से कोई जो है अपोजिट साइन आ जाए। अगर T1 T2 में से कोई अपोजिट साइन आ जाए तो हम लोग R1 को जो है R1 स्क्वायर को इसे पॉजिटिव मानेंगे और R2 स्क्वायर को हम लोग इसे नेगेटिव मानेंगे। इस केस में जो है हमारे पास जो कोनिक होगा वो कोनिक क्या होगी? हाइपरबोला होगी। क्या होगी कोनिक? हाइपरबोला होगी। इस हाइपरबोला में हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो हो जाएगा तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट R1 स्क्वायर और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस जो हो जाएगी अंडर रूट R2 स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को जो है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ R2 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलता। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे मॉड लगा लेंगे। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इस केस में, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला केस में आ जाएगा। इसमें अगर R1 पॉजिटिव लेते हैं, R2 नेगेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे हमें देखना है इनसे जो बनेगी उनकी इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस ये तो हो गया था। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस में हमारे पास दो इक्वेशन मिलेगी, मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की एलिप्स केस में, और कॉन्जुगेट एक्सिस की और ट्रांसवर्स एक्सिस की हाइपरबोला केस में। तो मान लिया हमारे पास एलिप्स का एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस से पढ़ रहे हैं आगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस में हमारे पास a - 1 अपान
a माइनस 1/r1 स्क्वायर, r1 जो है पॉजिटिव मतलब साइन से लिया जाएगा फिर साइन, और x प्लस एच वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस होगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस होगा। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस 1/r2 स्क्वायर, बाहर y नहीं होगा, कंफ्यूजन ना रहना, मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट करना कि यहाँ पे अब की y कर देंगे, यहाँ पे भी x करेंगे, बस खाली यहाँ माइनर के केस में यहाँ पे यह r2 हो जाएगा और मेजर केस में r1 होगा, और यहाँ पे h सेम रहेगा, ये y रहेगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, अगर ये चीज हमारे पास हाइपरबोला का होगा तो यहाँ पे तो निगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास भी साइन रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेजर एक्सिस किधर से हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो है माइनर एक्सिस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। आगे हमें इसमें देखना है वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है स्मॉल ई होगा, वो पहले हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक में जब बताया था कि किसी दिए गए फिक्स्ड पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट की लेंथ का रेशियो और किसी फिक्स्ड लाइन से दिए गए पॉइंट से परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वही रेशियो ई के बराबर होता है, इसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू हमारे पास होता है हमेशा इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। अब r2 स्क्वायर कभी निगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, फिर साइन में वैल्यूज हम लोग रख देंगे। r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी न्यूमेरिकली। तो इक्वेशन ऑफ इसेंट्री हमारे पास निकल आएगी। फिर उसके बाद जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी हो गई है, फिर आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हमारे पास LR जो होता है वो होता है 2r2 स्क्वायर अपॉन r1। अगले पार्ट में हमें देखना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दोनों जो है इसमें देख के इसे राउंड अप करते हैं।
तो हमारे पास पहले है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो दो फोकस होंगे, किसी में एक फोकस होगा, इसीलिए हम लोगों ने फोकाई करके जो है दोनों कंबाइन कर लिया। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो तो हमारे पास x1 प्लस माइनस ER1 cos थीटा कामा y1 प्लस माइनस y1 प्लस माइनस ER1 साइन थीटा। अब यहाँ पे दो चीज हमारे पास नई आई, एक थीटा आया है और x1 y1 आया है। तो x1 y1 तो पता है कोऑर्डिनेट किसके हैं, सेंटर के हैं, और थीटा क्या होता है, मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस जो x एक्सिस से एंगल बनाता है उसे थीटा हम लोग लेंगे। तो अगर मान लिया हमारे पास ये जो है x एक्सिस हो और ये तुम्हारे पास मेजर एक्सिस हो, थीटा ये होगा। ये क्या है, मेजर एक्सिस मान लिया है। तो और दूसरे केस में अगर मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस जो एक्सिस से एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और x1 और y1 क्या है, कोऑर्डिनेट के जो है, किसके कोऑर्डिनेट है, सेंटर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो ये हमारे पास जो है फोकस की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए हमारे पास जो है अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। पैराबोला केस में एक ही होगी, हाइपरबोला और एलिप्स के केस में दो दो होती है, इसीलिए इसमें प्लस माइनस यहाँ भी बन जाएगा। तो हमारे पास x माइनस x1 cos थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा, y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस R1 R2 भी आना चाहिए। तो R1 अपान E, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसमें एक बार प्लस लेंगे तो एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, एक बार माइनस लेंगे तो एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। किसी किसी केस में जो एक ही डायरेक्ट्रिक्स होती है तो उसको देख लेंगे कहाँ पे होती है, एक होगी। फिर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, ट्रेसिंग के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम सेंटर, तो इक्वल टू हो जाता है हमारे पास
R1/E पॉजिटिव ले लेंगे इसके मॉड में। तो मोटी मोटी चीज हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ कोनिक या सेकंड डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन इन 2D जो होता है उसके सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है जो भी आए 7-8 फॉर्म के होते हैं। सेंटर निकालना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना, इसेंट्रिसिटी निकालना, फोकाई निकालना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगले टॉपिक में हम लोग इसके जो है क्वेश्चन देखते हैं।